गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आइए हम लोग आज अध्याय 1 का अगला टॉपिक, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को आप रट जाइए, याद कर लीजिए या इस वीडियो को बार बार सुनिए ताकि आपका ये पेपर में जो वार्षिक पेपर में आता है इससे संबंधित क्वेश्चन वो जो है बन जाए। देखिए इस अध्याय में 2-3 टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे नवीकरण संसाधन, अनवीकरण संसाधन या और अगला है जैविक संसाधन, अजैविक संसाधन और आपका संसाधन प्रबंधन। ठीक है, और एक इंदिरा गांधी कमान क्षेत्र नहर वाला। बस ये 2-3 टॉपिक यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। बस ये आपको आ गया तो समझ लीजिए चैप्टर का हेड टॉपिक आ गया है आपको। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसमें देर ना करते हुए आगे, है ना। हमें अपने प्राकृतिक संसाधन के उपयोग को नियोजित कर इसका प्रबंधन करना होगा, जिससे वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो और भविष्य के लिए संरक्षित भी किया जा सके और पारिस्थितिकीय इकोलॉजी संतुलन बना रहे। कहने का मतलब यह है कि हमें अपनी प्राकृतिक संसाधन के उपयोग को बिल्कुल नियोजित ढंग से प्लानिंग तरीके यानी प्लान बना करके उपयोग करना चाहिए, ताकि वो उसका उपयोग भविष्य के लिए भी बचा रहे। कुछ ऐसा उपयोग करें ताकि भविष्य के लिए भी बचा रहे और वर्तमान का भी काम चल जाए, है ना। ठीक है, इसके आधार पर इसका उपयोग किया जाना चाहिए। तो देखिए इसके लिए निम्नलिखित उपाय हैं, कुछ उपाय हैं, इसके लिए निम्नांकित उपाय किए जाते हैं। पहला उपाय है वैकल्पिक संसाधनों पर जोर। वैकल्पिक संसाधनों पर जोर यानी जिन संसाधनों से प्रदूषण अधिक होता है, ध्यान रखना, जिन संसाधनों से प्रदूषण अधिक होता है उनके वैकल्पिक संसाधनों पर जोर दिया जाना चाहिए। मतलब जो संसाधन से ज्यादा प्रदूषण अगर हो रहा है तो उसके स्थान पर कोई दूसरा उपाय करना चाहिए। जैसे से हम जहाँ ये थोड़ा सा अलग ले रहा हूँ, हाइलाइटर है ना। जैसे जहां संभव हो कोयले का उपयोग न कर, देखिए कोयला से ज्यादा प्रदूषित होता है तो कोयले का उपयोग न करके प्राकृतिक गैस का उपयोग करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कोयला क्या है, सबसे ज्यादा प्रदूषित खनिज है, यानी इससे प्रदूषण ज्यादा निकलेगा, लेकिन प्राकृतिक गैस से नहीं। तो उसके स्थान पर प्राकृतिक गैस का उपयोग करें, या तो लंबे समय के लिए ऊर्जा के स्रोत हेतु सौर ऊर्जा का उपयोग करें। जैसे विद्युत ऊर्जा के लिए हम लोग कोयला का उपयोग करते थे, इससे ज्यादा बेहतर है कि सौर ऊर्जा का उपयोग करें। एवं पवन शक्ति का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। इसके लिए प्रोत्साहन और व्यवस्था बनाए जाने की जरूरत है। ठीक है, ये अगला इसका क्या है, दूसरा नंबर है। ये दूसरा नंबर को समझते हैं। दूसरा नंबर बोल रहा है कि संसाधनों का नवीकरण करना, यानी संसाधन जो है उसका ही नवीकरण करना है। देखिए अब कैसे नवीकरण किया जाएगा, आइए समझते हैं। देखिए इसे करने के लिए पर्यावरण संबंधित कई नियम और मापदंड बनाए गए हैं। इन नियमों का पालन करना एवं करवाना जरूरी है। उदाहरण के लिए देखिए, कचरे को अलग अलग करके पुनर्चक्रण करना। जैसे मान लीजिए जो कचरा जिस रूप में है, जैसे कुछ कचरे का अलग अलग रूप है, जैसे अब फाइबर का कचरा जितना भी होगा वो फाइबर वाला क्षेत्र में चला जाएगा, है ना। और लोहा का जो कबाड़ क्षेत्र होगा वो लोहा वाला क्षेत्र में चला जाएगा, है ना। और जो सड़ी गली जो मान लीजिए सब्जी का छिलका अन्य है वो किस में चला जाएगा, वो जो है मान लीजिए खाद्य का उपयोग, जैसे खाद जो बनाते हैं ना जैविक खाद, उस उपयोग में चला जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्र में चला जाएगा, है ना। उसके बाद अगला है कि उद्योगों पर अनिवार्य रूप से प्रदूषण नियंत्रण के उपकरण लगाने पर सख्ती बरतना चाहिए, ताकि जो प्रदूषण जितना ज्यादा निकाल रहे हैं उससे कम हो सके, है ना। प्रदूषण नियंत्रण करने का उपकरण या वस्तु लगाए जाने चाहिए, उस पर कोई ऐसा, ठीक है, टेक्नोलॉजी फिट करना चाहिए। अब देखिए अलग अलग क्षेत्र अनुसार सरकार द्वारा सार्वजनिक वेस्ट ट्रीटमेंट संयंत्र लगाना चाहिए, है ना। अलग अलग क्षेत्र अनुसार
सरकार द्वारा सार्वजनिक वेस्ट ट्रीटमेंट संयंत्र लगाना चाहिए ताकि सभी उस क्षेत्र का जो है क्या हो सके, उस वेस्टेज वस्तुओं का संयंत्र करके और उसका पुनर्चक्रण किया जा सके। ठीक है, आज देख लीजिए कचरे वाला आते हैं कचरे लेने और उसको ले जा करके और वो एक सार्वजनिक रूप से सभी जगहों से ले जाते हैं, उसके बाद एक स्थान पर उसका ट्रीटमेंट करते रहते हैं। आगे आइए, विशेष प्रदूषक पदार्थों की जांच करना और उन पर कड़ा नियंत्रण रखना, जैसे मरकरी यानी पारा, लेड माने शीशा, क्रोमियम आदि। ये जो इस तरह से जो प्रदूषक चीज़ें हैं उस पर विशेष नियंत्रण लगाना चाहिए। चलिए ठीक है, तो आइए हम लोग तीसरा पर देखते हैं। तीसरा है संसाधनों का समुचित उपयोग। संसाधनों का समुचित उपयोग। आइए अब देखते हैं कि संसाधनों का समुचित रूप से कैसे उपयोग किया जाता है। देखिए, आज जिस प्रकार भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने की होड़ सी मची हुई है, यानी होड़ लगा हुआ है कि नहीं मैं उपयोग करूंगा, मैं करूंगा, है ना, इससे संसाधन बहुत दुरुपयोग हो रहा है। इससे संसाधन क्या हो रहा है? दुरुपयोग हो रहा है। जिस प्रकार कुछ लोग जरूरत से ज्यादा संसाधनों का उपयोग अपने जीवन यापन के लिए करते हैं, उसी प्रकार सभी मनुष्य करने लगे तो पृथ्वी की इस जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति के लिए 4 पृथ्वी की जरूरत पड़ेगी। यानी कह क्या रहा है कि इससे संसाधन का बहुत दुरुपयोग हो रहा है। अपनी सुख सुविधाओं के लिए जो लोगों का होड़ मची हुई है, इससे संसाधनों का बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। जिस प्रकार कुछ लोग जरूरत से ज्यादा संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, अपने जीवन के लिए करते हैं, उसी प्रकार सभी मनुष्य अगर करने लगे तो पृथ्वी इस जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए 4 पृथ्वी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या भी तो है 125 करोड़। ठीक है, इस विषय पर गांधी जी कहते हैं, इस विषय पर गांधी जी कहते हैं, बहुत अच्छा बात कहा है उन्होंने। इन्होंने कहा था कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी एक के लालच की संतुष्टि के लिए अपर्याप्त है। हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, यानी हमारे प्राकृतिक संसाधन तो बहुत कुछ है, लेकिन किसी एक के लालच की संतुष्टि के लिए अपर्याप्त है। जो व्यक्ति अगर लालच से भरा हुआ है तो उसको पूरा करने के लिए तो संभव ही नहीं है कि किया जा सकता है। चलिए अगला टॉपिक पर हम बात करते हैं। ये भी टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। संसाधन प्रबंधन के नए मौके और चुनौतियां। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे उठेगा पता है? मैं यहाँ पे क्वेश्चन कैसे उठेगा मैं बता देता हूँ आपको, है ना। संसाधन प्रबंधन के नए मौके और चुनौतियां, तो आपसे पूछेगा कि संसाधन प्रबंधन के नए चुनौतियों को स्पष्ट कीजिए। मैंने संसाधन को प्रबंधन कैसे किए जा सकते हैं, इसके नए नए चुनौतियों को आप स्पष्ट कीजिए, या नए शर्तों को स्पष्ट कीजिए, है ना, या संसाधन प्रबंधन से क्या तात्पर्य है स्पष्ट कीजिए। तो ये सब आपको जो अभी पिछला मैं 3 बिंदु बताया ना, ये सब आपको बताने पड़ेंगे, है ये बात है। तो आइए एक केस स्टडी हम लोग करते हैं, केस अध्ययन करते हैं कि क्या बात है इसमें, है ना। केस अध्ययन, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में। आइए देखते हैं। पंजाब में हरी के बांध से नहर निकाली गई है। पंजाब में जो हरी के बांध है ना, सतलज नदी पर जो बना हुआ भाखड़ा नांगल बांध है, तो वो हरी के बांध से यह नहर निकाली गई है। यह थार मरुस्थल होते हुए पाकिस्तान की सीमा के समानांतर प्रवाहित होती है ना। इसके मुख्य नहरों की लंबाई लगभग 650 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 650 किलोमीटर है। जबकि सभी उपनहरों को मिलाकर इसकी कुल लंबाई 960 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 960 किलोमीटर है। इसके द्वारा प्रस्तावित सिंचाई क्षेत्र 20 लाख हेक्टेयर है। इसका कमान क्षेत्र कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे इसका कमान क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है,
यह थार मरुस्थल का क्षेत्र है जहां एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जाने वाले रेत अर्थात बालू टीले पाए जाते हैं, यानी बालू का एक टीला बन जाता है, रेत का टीला बन जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण वनस्पतियां नगण्य हैं, अतः हवा द्वारा मिट्टी का कटाव अधिक है। गर्मी में यहाँ का तापमान अर्थात राजस्थान का तापमान, थार मरुस्थल का तापमान 50 अंश सेल्सियस तक हो जाता है। औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा 10 मिलीमीटर से भी कम होती है। सोचो इतना ज्यादा कम वर्षा हो रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो डेजर्ट तो बन जाएगा। आगे आइए, विकास कार्य। अगला क्या है? विकास कार्य, यानी विकास कार्य चरण 1 है ना। ये चरण क्या है? 1, यानी पहला चरण 1 के कमान क्षेत्र में सिंचाई 1960 से प्रारंभ हुई। पहला चरण में सिंचाई कब से प्रारंभ हो गई? 1960 में प्रारंभ हुई, जबकि चरण 2 की शुरुआत 1980 से हुई। यहाँ 2 चरण में हुआ। पहला चरण 1960, दूसरा चरण 1980 में। नहर से मरु क्षेत्र हरा भरा और नम हो गया, जिसके कारण मिट्टी का कटाव कम हो गया है। वनीकरण और चरागाहों का भी विकास हुआ है। सिंचाई की गहनता का प्रभाव यह है कि इन क्षेत्रों में कभी चना, बाजरा और ज्वार की खेती होती थी, है ना। वहां अब गेहूं, कपास और मूंगफली की खेती होने लगी है। इसके साथ ही प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भी वृद्धि हुई, लेकिन कुछ नकारात्मक प्रभाव भी दिखाई दे रहे हैं, अर्थात लेकिन कुछ नकारात्मक प्रभाव भी दिखाई पड़ने लगे हैं, है ना। सघन सिंचाई के कारण, यानी सिंचाई का सघन व्यवस्था हो गया है, इसके कारण जल के अत्यधिक प्रयोग के कारण जल भराव व मृदा लवणता की समस्या उत्पन्न हो गई है। किसकी समस्या उत्पन्न हो गई है? मृदा लवणता की समस्या उत्पन्न हो गई है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि उस मिट्टी में, मृदा में नमक की मात्रा अधिक हो गया है। आइए हम लोग अभ्यास प्रश्नों को भी थोड़ा सा बात कर लें। देखते हैं कि 2 कथन दिया हुआ है, यानी एक कथन और कारण दिया है। कथन में है कि पाषाण काल में लवयस्क संसाधन नहीं था। पाषाण काल में लवयस्क संसाधन नहीं था, बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उसका लवयस्क का उपयोग वो लोग नहीं कर रहा था, क्योंकि उस समय पत्थर का औजार था। ठीक है, किसका औजार था? पत्थर का औजार था। लेकिन कारण क्या बोल रहा है कि पाषाण काल में लवयस्क के उपयोग के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। ठीक है, पाषाण काल में लौह अयस्क के उपयोग के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। तो अब आप बताइए, पाषाण काल में लौह अयस्क का संसाधन नहीं था, लौह अयस्क संसाधन नहीं था, कथन तो सही है पर कारण गलत। क्योंकि देखिए प्रमाण कुछ मिल रहे थे लेकिन इसका उपयोग लोग नहीं कर रहे थे, तो कथन, केवल कथन सही है, कथन और कारण दोनों सही है। केवल कारण सही है, कथन और कारण दोनों गलत है। तो इसमें देखना है आपको कि पाषाण काल में लौह अयस्क संसाधन नहीं था, यानी लौह अयस्क संसाधन तो था बट इसका उपयोग हम नहीं कर रहे थे, तो हमारे लिए संसाधन कैसे होगा? लेकिन ये प्राकृतिक में मौजूद था। ठीक है, और पाषाण काल में लौह अयस्क के उपयोग के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं, तो इसलिए केवल कारण सही है। ठीक है, चलिए अगला है कि जल संरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। गलत। एक कथन आपका क्या हो गया? गलत। जल संरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है, जल को प्रबंधन नहीं किया जाए, जल को नहीं बचाया जाए, जल को बचाना है, ये आपका गलत हो गया। अगला है, कारण बोल रहा है कि वर्षा जल से भूमिगत जल स्तर का पुनर्भरण रिचार्ज होता है। बिल्कुल सही, होता तो है, तो इसमें केवल कारण सही होगा। अगला है
अगला है आपका ये, यहाँ पे देखना है। कथन में है कि वन नवीकरण संसाधन है, बिल्कुल नवीकरण संसाधन है। कारण में है कि जितना वन काटा जाए उतना स्वतः उग जाता है। क्या जितना वन काटा जाता है उतना स्वतः उग जाता है? नहीं उग पाता है। केवल कथन सही है, केवल कथन सही है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है ये इसमें भी आपको कर लेने हैं राइट, ये है ना। चलिए बाकी हम अगले दिन बात करेंगे। ठीक है, तो न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा जो अध्याय 2 में जाएंगे। ठीक ना, तो चलिए हम आगे बात करते हैं। ठीक है।